हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का चैप्टर जो लेकर सामने आपके आए हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हिंदी में उसे लेखांकन समीकरण कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? यह किस कॉन्सेप्ट पे है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा पर है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी संपत्ति दायित्व और पूंजी के बराबर होते हैं। इसे ही लेखांकन समीकरण कहा जाता है, इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। एसेट्स का मतलब क्या है? जो संस्था को प्राप्त होने वाला हो, जिस संपत्ति से भविष्य में लाभ होता रहता है, लाभ होने वाला हो, उसे संपत्ति कहा जाता है, उसे एसेट्स कहा जाता है। और लायबिलिटीज जो बाहरी व्यक्तियों को देना है, जो संस्था बाहरी व्यक्तियों को पैसा देगा उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। और कैपिटल जो व्यवसाय के मालिक हैं, जो व्यवसाय के साझेदार हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अतः अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मान लीजिए ये इसका डेफिनेशन है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स ऑफ ए फर्म आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा गणितीय समीकरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि कुल संपत्ति टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, टोटल संपत्ति दायित्व और पूंजी के बराबर होते हैं। इसलिए इसका बेटा फॉर्मूला क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स मीन्स ए, लायबिलिटीज मीन्स एल और कैपिटल मीन्स सी। अब ध्यान दीजिएगा, हर ट्रांजैक्शन पर दो प्रभाव पड़ता है, हर ट्रांजैक्शन पर दो या तीन प्रभाव पड़ता है। यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या इफेक्ट पड़ता है? आगे अगला टॉपिक में हम इसका क्वेश्चन भी डालेंगे, सारा क्वेश्चन डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, उसको भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला क्या है? इंक्रीज इन वन एसेट्स, एक संपत्ति बढ़ता है। इंक्रीज इन वन एसेट्स, एक संपत्ति बढ़ता है तो डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, दूसरी संपत्ति क्या होता है? घटता है। इसे मान लीजिए डेटर जो पैसा देने वाला है, एसेट्स है, उससे पैसा मिला, क्या हम जर्नल एंट्री करते हैं? उसकी जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? डेटर। टू क्या लिखते हैं? डेटर अकाउंट। कैश भी एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा, कैश भी एसेट्स है और डेटर भी एसेट्स है। तो इस प्रभाव से क्या होता है? एसेट्स बढ़ गया और ये एक एसेट्स क्या हो गया? घट गया। तो इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, इसका ये मतलब होता है। दूसरा आ जाइए, इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति बढ़ता है। इंक्रीज इन एसेट्स, इसका मतलब संपत्ति बढ़ता है। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी बढ़ता है। कैसे? संपत्ति भी बढ़ता है और लायबिलिटीज भी बढ़ता है। मान लीजिए हमने माल परचेज किया उधार, किसी व्यक्ति का नाम दीजिए, यानी क्रेडिटर से उधार परचेज किया, क्या एंट्री करते हैं हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या करते हैं? टू क्रेडिटर। परचेज, माल खरीदा, स्टॉक बढ़ा ना, मेरा स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है, ये प्लस हो गया। और क्रेडिटर भी, क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज भी क्या हो गया? प्लस हो गया। इस प्रभाव से क्या होता है? ये एसेट्स भी बढ़ता है और लायबिलिटीज भी बढ़ता है। तीसरा देखिए आप, इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति बढ़ता है
और इंक्रीज इन कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते हो, मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या एंट्री करता है आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स बढ़ गया और लायबिलिटीज बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट्स और बेटा फिर इंक्रीज इन कैपिटल, यानी एसेट्स भी बढ़ा और ये कैपिटल भी प्लस हो गया। ये अब चौथा पॉइंट देखिए आप, डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति कम हो गया, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी भी कम हो गया। कैसे? अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटीज है, क्या हो गया? कम हो गया, माइनस, और एसेट्स भी क्या हो गया? कम हो गया। ये प्रभाव क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी एसेट्स भी कम हो गया, कैश भी कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गया। मान लो क्रेडिटर 10 रुपया है, उसमें 5 रुपये दे दिया तो 5 रुपया कम हो गया ना। अब आइए, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ये देखिए डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति कम हुआ, और डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी कम हो गया। अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से तो उसकी एंट्री क्या करते हो? ड्राइंग टू कैश या कैपिटल टू कैश, है ना करते हो? ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या ड्राइंग की जगह पर कैपिटल भी कर सकते हो आप, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उसका हम एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश। यहाँ पे कैपिटल कम हो गया और कैश क्या हो गया? कम हो गया, एसेट्स। ये नंबर 6, इंक्रीज इन वन लायबिलिटीज, एक लायबिलिटीज बढ़ता है और डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, दूसरा लायबिलिटी क्या होता है? कम होता है। यानी किसी भी क्रेडिटर को मान लीजिए बिल्स दे दिया गया, उसको बिल दिया गया, उसकी एंट्री क्या करते हो आप? क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, दोनों लायबिलिटीज है, एक लायबिलिटी कम हो गया, एक लायबिलिटीज क्या हो गया? प्लस हो गया। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन किसी भी लेन देन पर दो प्रभाव पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट के बराबर होंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जस्ट लाइक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपने आगे हम बताएंगे आप लोगों को बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एसेट्स के बराबर होते हैं। इस प्रकार ये अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको थ्योरी बताया। अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन का इंपॉर्टेंट है उस सबको डालेंगे आपके पास। अब हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।